गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम और आप एडवांस मैथ्स पे बात कर रहे थे CHSL, CGL, UPSI, लेखपाल, NTPC के लिए। यूपी टेट पे भी यहाँ से प्रॉब्लम आती है, छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी हम लोगों ने बात कर रखा है ज्योमेट्री पे हम बात कर रहे थे, और ज्योमेट्री पे हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स पे बात कर रखा है। हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल पे बात किया, हमने ट्रायंगल्स पे बात की, पॉलीगॉन्स पे बात की। ट्रायंगल पे अभी हम लोगों ने 3 पार्ट पे बात किया हुआ है। ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ट्रायंगल क्लासिफिकेशन क्या होता है, दूसरे पार्ट में हमने बात किया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तीसरे पार्ट में हम लोगों ने बात कर रखा है मीडियन के बारे में, और आज जो चौथे पार्ट पर हम बात करेंगे, तो चौथा पार्ट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूडिया। हिंदी में इसे कहते हैं लंब। इसके और भी नाम होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, एल्टीट्यूड या लंब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे काम आएगा। यहाँ से अगर सीधे प्रॉब्लम भी नहीं आई तो हमें अभी जब हम सेंटर्स पढ़ेंगे, सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सेंटर को पढ़ेंगे ना, सेंटर्स में काम आता है। इससे सेंटर बनता है हमारा, एक ऑर्थो सेंटर बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एल्टीट्यूड क्या होते हैं, लंब क्या होता है, ठीक, समझते हैं इसको। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई डेफिनेशन एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा आपको। समझिए एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड या लंब का मतलब होता है वर्टिक्स से सामने वाले, वर्टिक्स से यानी शीर्ष से सामने वाले साइड पर अगर हम एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करें जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो, यानी इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टिक्स टू ऑपोजिट साइड विच इज परपेंडिकुलर या विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल। ठीक है, शीर्ष से सामने की भुजा पर एक ऐसी सीधी लाइन खींची जाए, एक ऐसी सीधी रेखा खींची जाए जो रेखा इस आधार पर 90 अंश का कोण बना रही हो, तो इसी को हम कहते हैं एल्टीट्यूड या लंब। रहेगी बात दिमाग में, एक सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में किसी वर्टिक्स से सामने वाले ऑपोजिट साइड पे सामने वाली रेखा पर जब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं जो उस लाइन के साथ, उस बेस के साथ 90 अंश का कोण बना रही होती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड या लंब कहते हैं। अब यहीं से एक बात समझते चलिएगा आप, ठीक है, क्या होता है जब भी आगे, अभी ज्योमेट्री में बहुत जगह मैं इसका यूज करूंगा, मेंसुरेशन से लेके बहुत आगे। एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक, जब भी हम किसी चीज की हाइट को मेजर करते हैं, हाइट को, जैसे सपोज कीजिए जैसे मैं जिस रूम में खड़ा हूं, अगर मुझे इस रूम की हाइट को मेजर करना है, या आप समझिए मेरी खुद की हाइट को अगर मेजर करना है, तो कैसे हाइट को मेजर किया जाता है। मैं अगर ऐसे सीधा खड़ा हूं तो हाइट को मेजर करने के लिए इस पर नीचे से एक सीधा टेप आएगा ऊपर, एकदम सीधा, कहीं से घुमा हुआ होगा, हल्का सा भी अगर वो तिरछा हुआ तो क्या होने वाला, अगर हल्का सा भी वो तिरछा हुआ तो फिर आपकी हाइट का जो मेजरमेंट है वो गलत आएगा, उसमें एरर्स आ जाएंगे। या मुझे इस रूम का करना है तो मैं यहाँ नीचे से सीधा एकदम ऊपर जाऊंगा ना। आप जब भी किसी चीज की हाइट को मेजर करते हो तो हमेशा एक सीधी लाइन, एक हमेशा सीधा, कहते सीधा रखो, थोड़ा सा भी तिरछा करोगे, टेढ़ा करोगे तो गलत हो जाएगा मेजरमेंट। होता है कि नहीं होता है? तो वो जो सीधी लाइन होती है ना, वही जो एल्टीट्यूड होता है, वही जो परपेंडिकुलर होता है ना, वही किसको मेजर कर रहा होता है, ऊंचाई को। इसीलिए इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, हाइट के नाम से जानते हैं, यानी ऊंचाई के नाम से जानते हैं। जहां कहीं भी ट्रायंगल में, कहीं भी ज्योमेट्री में, कहीं भी ऊंचाई वर्ड यूज हो ना, हाइट हाइट हाइट, जहां भी हाइट वर्ड यूज हो, समझ जाओ एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, समझ जाओ जिस लाइन की वो बात कर रहा है वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बहुत आगे काम आने वाला है। हाइट एल्टीट्यूड दोनों क्या होता है, सेम चीज होती है, दोनों एक सीधी लाइन होती है। दिमाग में रहेगी बात, गुड। दूसरी बात, अच्छा देखिए, किसी ट्रायंगल में कितने वर्टिक्स होते हैं भाई, 3 होते हैं, तो एल्टीट्यूड भी कितने ड्रॉन होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। तो कितने हो जाते हैं किसी में, 3 एल्टीट्यूड ड्रॉन हो जाती है। तो आपको पता है ये जहां मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं, तो आगे की चीज़ है, हम आगे बात करेंगे। लेकिन किसी भी ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होते हैं, 3, क्योंकि वर्टिक्स 3 होते हैं, साइड्स 3 होते हैं। अब जैसे मैंने आपको मीडियन में समझाया था, वैसे मैं यहां भी समझा रहा हूं, एल्टीट्यूड मीडियन हो ऐसा जरूरी नहीं है। एल्टीट्यूड नीड नॉट बी अ मीडियन और मीडियन नीड नॉट बी अ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी आपका लंब जो है वो माध्यिका हो या माध्यिका लंब हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने उसमें भी बताया था, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां भी समझ लीजिए, अगर एक ऐसा ट्रायंगल है, अब यहां पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये यहां पर आके मिलेगा। अब ये बीच में तो नहीं आया ना, मीडियन तो नहीं बनाना, ये मीडियन हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस में होता है ऐसा, तो एल्टीट्यूड को मीडियन समझने की गलती मत कीजिएगा। एल्टीट्यूड ऊंचाई अलग चीज होती है, मीडियन अलग चीज होता है, सही है।
अब हम अलग अलग ट्रायंगल्स को लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एल्टीट्यूड वन लाइनर प्रॉब्लम्स आती और वैसे घुमा के भी आती। सबसे पहले तो आप दिमाग में रखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो जब हम किसी भी ट्रायंगल के लिए बात करते हैं ना, मतलब जिसको आप स्केलन ट्रायंगल भी कह सकते हो, ठीक है, वो स्पेसिफिक उसको उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया कि उसमें साइड इक्वल है या नहीं है। तीनों साइड अगर इक्वल नहीं भी हो तो आप, मैं इसको नाम दे दे रहा हूं ए, बी और सी, और यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं एल्टीट्यूड दैट इज डी, ए डी, यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ई, और यहां से ड्रॉ कर रहा हूं एफ। मैंने 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्रॉब्लम यहां से आती है, ठीक है। और अगर ये थ्योरम आपको आता है तभी ये प्रॉब्लम बना पाओगे, अदरवाइज फिर नहीं बनेगा। जो बात समझा रहा हूं समझना इसे, ठीक है। अभी हम आगे एक चीज पढ़ने वाले, आगे कब, जब हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन यानी जिसे आप क्षेत्रामिति कहते हो, तो हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया का तो हीरोज फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वो एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये एरिया का एक फॉर्मूला ये भी होता है, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये जो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो हीरोज फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। लेकिन यहां समझिएगा, अगर ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करें, ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अगर मैं इसमें देखूं, ये एल्टीट्यूड है कि नहीं है, यानी ये ऊंचाई है, और किस पर बेस पर है, बीसी पर। तो एरिया क्या होगा, हाफ बीसी इंटू एडी, हाफ बीसी इंटू एडी। लेकिन अगर मैं इसको ऊंचाई मान लूं, बीई को ऊंचाई मान लूं, और इसको बेस मान लूं, एसी को बेस मान लूं, तब एरिया क्या होगा, तब एरिया होगा हाफ बीई इंटू एसी, बी इंटू एसी होगा। लेकिन अगर मैं सी एफ को हाइट मान लूं इस ट्रायंगल का, और अब एरिया निकाल लूं, तो ये होगा हाफ सी एफ इंटू बेस। तब क्या होगा, ये बेस होता है क्या, जिसपे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, ए बी। अब चूंकि तीनों ही किसको बता रहे हैं, तीनों ही बता रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तीनों ही क्या बता रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। इसका मतलब तीनों ही, भाई एक ट्रायंगल के 3 एरिया तो नहीं हो सकते ना, एक ट्रायंगल का 3 क्षेत्रफल तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या है, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्यों समझा रहा हूं, आपको समझ में आएगा। अच्छा देखिए, हाफ 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 तीनों के पास कॉमन था, कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ ना। अब आपको देखो क्या मिला, BC इंटू एडी इज इक्वल टू बी इंटू एसी इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए बी। अभी जब मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा तो अर्थमेटिक में एक टॉपिक आता है रेशियो, अनुपात। तो वहां पे अनुपात जब आपको पढ़ाऊंगा, अनुपात में भी क्या, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो बनाते कैसे हैं, रेशियो का फॉर्मेशन कैसे किया था, उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, ठीक है, और इनवर्स रेशियो क्या होता है। जब इन सब चीजों पे हम बात करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि अगर इस तरह का फॉर्म दिया हुआ है, BC इंटू एडी इज इक्वल टू बी इंटू एसी इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए बी, ऐसे फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 5c। तो ये ट्रिक आप सीख लेते हो कि इसको हाइड किया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसको हाइड किया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसको हाइड किया, इसका मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेकिन जो इसका बेसिक होता है, एक्चुअली क्या हम सीधे ट्रिक सीखते हैं, इसका जो बेसिक होता है ना, वो बेसिक कहता है कि अगर ऐसा दिया है तो a इज टू बी इज टू सी का जो होगा ना, दैट इज इक्वल टू होगा अपने साथ, इसके साथ जो वैल्यूज है ना, उसका क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। यानी 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5। ये बताऊंगा रेशियो में ये कैसे इनवर्स हो जाता है। यानी a इज टू बी इज टू सी होगा 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5। सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, वही जो हाइड करके किया, लेकिन ये इसका बेसिक होता है। ये बात करेंगे हम रेशियो में। अच्छा, इस चीज को अगर हम यहां पे अप्लाई करें, अगर हम साइड्स को एक तरफ रखें, ध्यान समझिए, तो ये आपका एक साइड हो गया BC इज टू BC, है ना, BC इज टू व्हाट, AC इज टू AB इज इक्वल टू क्या होगा, इसके साथ जैसे इसके साथ 2 था तो 2 कहां चला गया, इनवर्स में ना, 1/2। तो यहां पे ये AD क्या आ जाएगा, 1/AD इज टू, ये क्या आ जाएगा 1/B, ये क्या आ जाएगा 1/CF। अब देखिए BC इज टू AC इज टू AB इज सॉरी 1/AB है, थोड़ा B मैंने अलग तरीके लिया, 1/AB हुआ कि नहीं हुआ। तो आप जब देख रहे हो कि BC इज टू AC इज टू AB इज इक्वल टू 1/AB इज टू 1/B इज टू 1/CF है, तो इससे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे। देखो आपको ना इंपॉर्टेंट ये होता है, तो मैंने समझाने के लिए आपको ये बता दिया है पूरा।
आपको जो दिमाग में रखना है अपने एग्जाम में प्रॉब्लम बनाने के लिए वो यही रखना है, इस चीज़ को नोट कर लो, इस चीज़ को नोट करो। इस चीज़ को नोट करोगे तो मैं थोड़ा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इसे, इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ। नोट करोगे तो क्या नोट करोगे, इसको नहीं नोट करोगे ना, ये तो ऐसे लिख लोगे आप। दिमाग में क्या नोट करोगे, दिमाग में नोट करोगे कि द रेशियो ऑफ द साइड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द altitudes of a triangle. The ratio of a sides of a triangle is inversely, फिर से मैं बोल रहा हूं, the ratio of the sides of a triangle is inversely proportion, is equal to the inversely proportion of the altitudes of a triangle. हिंदी बोल दूं मैं, हिंदी वाले बच्चे इसको नोट कर ले, मैं लिखता नहीं हूं, आप खुद नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे आप, क्या चीज, कि भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूं, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लंबों के विलोमानुपाती होता है, लंबों के विलोमानुपात के बराबर होता है कि नहीं है। लंब मतलब क्या, हाइट, ऊंचाइयों के, लंबों के, ऊंचाई बढ़ा जाए, लंब बढ़ा जाए, उसका देखिए विलोमानुपाती है कि नहीं है। ठीक है, BC is to AC is to AB is equal to 1/AB is to 1/B is to 1/C, यानी विलोमानुपाती होता है। क्या लिखा, क्या नोट किया, कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ऊंचाइयों के विलोमानुपाती के, या इनवर्सली प्रोपोर्शंस। ठीक है, हाइट्स आर इनवर्सली, साइड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट्स या एल्टीट्यूड्स। बार बार मैं बोल रहा हूँ, 4, 5, 6 बार मैं बोल चुका हूँ इस चीज़ को, दिमाग में रखोगे एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, बन जाएगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एल्टीट्यूड से जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कैसे प्रॉब्लम पूछी जाती है, मैं इसे इरेज करूँ ना बच्चा, नोट कर लिया था ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अब मैं पढ़ाया करूँ तो यार कॉपियों पे लेके बैठा करो। ठीक है, ये मत समझो कि आप वीडियो देख रहा हो, समझ जाओ कि आपकी ऑफलाइन क्लास चली, सामने बैठे हुए बच्चे, मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक, चलिए अब अगर इसमें मैं प्रॉब्लम देख लूँ कि आपके एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैंने भी आपको बताया। सपोज कीजिए आपको क्या दिया कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है, वही नंबर मैंने ले लिया जो वहां लिया था, तो ऊंचाइयों, देखिए मैं यहाँ पे लंबों भी लिख रहा हूं कि दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। ये आपको क्वेश्चन यहां से क्या कर सकता है, यहां से ये प्रॉब्लम आपसे पुट कर सकता है। ठीक है, पूछा भी हुआ है इसमें, तो ऊंचाइयों या लंबों का अनुपात क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस प्रॉब्लम को, मैं इंग्लिश में पढ़ दूं एक बार, हिंदी वाले बच्चे तब तक बनाते रहे, सॉल्व करते रहे, हिंदी पढ़ रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ये एडवांस मैथ से हम रेशियो पे आ गए, रेशियो को ठीक से पढ़ा होगा तो बना लोगे। इंग्लिश में कहते हैं, इफ द रेशियो ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 2:3:5, if the ratio of the sides of a triangle is 2:3:5, then find the ratio of their heights या द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स। दोनों में से कोई वर्ड उसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बन जाएगा, तुरंत बनना चाहिए। देखिए ये 2:3:5 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक, तुरंत आपका दिमाग, ठीक, कैसे बनेगा, 1/2:1/3:1/5। ठीक, रेशियो जिन्होंने पढ़ा है मेरे से, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको रेशियो, ठीक है, यहाँ पे मैं रेशियो पे भी आऊंगा, भाई एडवांस मैथ फिलहाल पे, तो रेशियो वाले बच्चों को पता है कि रेशियो इज नेवर रिटन इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म। अनुपात को कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता। इसका मतलब देखिए, मैं वहां समझाता हूं कि इसका मतलब नहीं कि लिखा है तो गलत है, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर वे टू राइट। ठीक है, व्हाई, क्योंकि अगर आपने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है ना, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको रेशियो को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इसलिए रेशियो को कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ठीक है, लिखने का सही तरीका नहीं है, इसका मतलब नहीं कि गलत है, ये आंसर आपका सही है, बट ये आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऑप्शन हमेशा एक प्रॉपर नंबर्स में दिया होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं दिया होगा। तो अगर उसमें दिया होगा तो हम इसको कैसे निकालेंगे, फिर हम, आप जाइए थोड़ा सा रेशियो पे, रेशियो में सिखाया हुआ है कि इसको कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, बहुत तरीके सिखा रखे हैं मैंने आपको। एक मेथड तो ये है कि हम इसका क्या ले लें,
इसका तीनों का एलसीएम ले लें और एलसीएम से तीनों में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है भाई, 5, 3 और 2 का एलसीएम आपका कितना आएगा, ठीक 30 आएगा ना। तो 30 से इसमें भी ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 30 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें और 30 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें। मतलब क्या करें, फ्रैक्शनल फॉर्म में रेशियो दिया, हम तीनों डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स यानी हरों का एलसीएम ले और एलसीएम से क्या कर दें, तीनों में, तीनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 6, यानी ये हो गया 15, 10 और 6। दैट इज योर फाइनल आंसर, 15:10:6। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15:10:6। समझ में आई बात, बनेगा कि नहीं बनेगा, 15:10:6। अच्छा सपोज कीजिए आप कि इतना तो आपके पास समय नहीं होगा ना एग्जाम में बनाने के लिए, ठीक, आपका रेशियो के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर इसको हमको डायरेक्ट बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, ये तो सब फिलहाल सबके समझ में आ गया। रेशियो जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है वो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो मैं रेशियो चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। एक तरीका ये, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए मैं यही दिखा रहा हूं, कुछ नहीं, इसका रेशियो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेशियो। तो इनवर्स रेशियो निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको हाइड करो और बाकी जो वैल्यूज दी उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, देखिए तुरंत आंसर आएगा। जैसे 2:3:5, इसका इनवर्स ही तो करना था हमें, इसका क्या करना था, इनवर्स करना था, इसका विलोमानुपात हमें बनाना था। तो कैसे, 2:3:5 ना, बस 2 को क्या किया, हाइड किया, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 15। 3 को क्या किया, हाइड किया, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 10। 5 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई हाइड किया, और इसको कर दिया 6। देखिए तुरंत आंसर आ गया। इतना फालतू का वाहियात काम करने की जरूरत नहीं होती हमें, एकेडमी में नहीं है कि जितना करोगे उतना आपको क्या होगा, वहां से नंबर मिलेगा, जितने कॉपीज जितने पेजेस भर रहे हो। क्या करना है, जिसके बारे में बात करो उसको हाइड करो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, उसका अपने आप रेशियो बन के आ जाएगा। 5:3 कर दिया, इसको हाइड करके, इसको हाइड करके 5:10 कर दिया, इसको हाइड 6, ये बन जाएगा सीधे। तो एग्जाम में पूछेगा तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आपको ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, आपको दोनों में से किसी का पूछ दे, किसी का, आपको यहाँ पे ये 2:3:5 क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया और आपसे ऊंचाइयों का पूछ रहा है। अगर यही मान लीजिए ऊंचाइयों का दिया होता और भुजाओं का पूछता, सेम यही काम करते, सेम वही काम, दोनों इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो हम अभी भी क्या कर रहे होते, उसका इन्वर्स कर रहे होते। आ रही बात समझ में। अगर यहाँ पे ये भुजाओं की जगह क्या होता, ऊंचाई कह दिया होता और आपसे भुजाओं का पूछा होता, तब भी यही काम कर रहे होते हैं वहां पर, यानी कि वहां भी कुछ अलग कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। इस भुजाओं का इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा, ऊंचाई आएगी, ऊंचाई का इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा, भुजा आएगी। एग्जाम में बन जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है भाई, होगा ना। तो इस चीज को दिमाग में बिल्कुल रखना है हमें। इरेज करूं मैं, समझ में आ गया, ये आएगा यहां से प्रॉब्लम। फिर मत कहिए कि रवि सर पढ़ाए नहीं थे, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ आराम से डिटेल में, एडवांस मैथ पूरी की पूरी, क्योंकि यहां पे मैं बाउंड नहीं हूं कि मुझे इतने लेक्चर में कंप्लीट करना है। मैं आराम से कंप्लीट करूंगा, पूरा करूंगा। एक बार पढ़ लो, फिर नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक बार जब पूरा, ठीक है, कुछ बच्चे मेरे इसका सर प्रॉब्लम्स, मैं उतनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर लूंगा ना, फिर देखिएगा 3-4 वीडियोस तो केवल ट्रायंगल्स की प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। तब ये मैं भी मान लूंगा कि आपको भी पूरा ट्रायंगल आ गया है, आपको भी पूरा ट्रायंगल क्या हो गया है, आ गया है, ठीक है। तब हम उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। अभी नहीं, अभी क्योंकि हमको पूरे थ्योरम्स आते नहीं है, तो प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉब्लम पे जाएंगे बहुत ज़्यादा तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि आपको फिर वो थ्योरम नहीं पता होता है। अब देखिए हम लोगों ने कि उस पर बात कर लिया। अब एल्टीट्यूड की अगर मैं दूसरे पार्ट पे बात करूं, अभी तो मैंने स्केलेन ट्रायंगल में बात किया, किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए बात किया, त्रिभुज जो सबको कॉमन त्रिभुज होगा। लेकिन अगर मैं केवल बात करूं समद्विबाहु त्रिभुज की, जिसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। समद्विबाहु पढ़ाया ना, समद्विबाहु जिन्होंने नहीं पढ़ा हो जाके ट्रायंगल के चैप्टर में पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल पार्ट 1 में पढ़ लेंगे इसको। इसमें दो साइड्स आपस में क्या होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, वन लाइनर प्रॉब्लम्स आती है और वैसे भी आती है यहाँ से ए बी सी। इसमें क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं। मान लेता हूं मैं कि मेरा ए बी इज इक्वल है टू है क्या, ए सी, दो साइड्स आपके इक्वल है। यहां पे क्या प्रॉपर्टीज बना रहा था एल्टीट्यूड, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए बी बराबर ए सी, यानी ये दोनों इक्वल साइड है। तो जो अनइक्वल साइड है यानी बी सी, फिर से सुनिए, जो अनइक्वल साइड है, जो असमान भुजा है, अगर हम उस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, फिर से मेरी बात सुन लेना, जो बात मैं कह रहा हूं, ठीक है, एकदम ध्यान से, ठीक, ये नहीं कि मैं बता रहा हूं ध्यान आपका कहीं और है। जो असमान भुजा है, जो अनइक्वल साइड है, अगर उस पर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो वो एल्टीट्यूड
मीडियन हो जाता है, यानी उस अनइक्वल साइड के मिड पॉइंट पर आके मिलता है। अभी मैं थोड़ा बताया था कि एल्टीट्यूड मीडियन ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो देखिए इस कंडीशन में है कि अगर हम अनइक्वल साइड पे, इक्वल साइड्स पे नहीं होगा ये प्रॉपर्टी, केवल अनइक्वल साइड पे, अगर हम अनइक्वल साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो जैसे ये ड्रॉ किया हमने एडी, तो बीडी बराबर डीसी हो जाएगा। बीडी बराबर क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। यानी आप इसको नोट कर लो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख लीजिएगा कि असमान भुजा पर डाला गया लंब, असमान भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है, माध्यिका होता है। एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन अ अनइक्वल साइड इज अ मीडियन, ठीक है। एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन अ अनइक्वल साइड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ड्रॉन इन अनइक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ मीडियन। ठीक, समझ में आएगा? नोट किया आपने, दिमाग में नोट किया, खुद को समझा लोगे ये लाइन कि यहां पे BD बराबर क्या होगा? DC होगा। क्लियर है? ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसको इरेज करूं मैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी, अच्छा ये तो बात हो गई अनइक्वल साइड वाले की, क्योंकि ये मीडियन का काम करता है, यानी ये 90 डिग्री भी होगा और ये मिड पॉइंट भी होगा। लेकिन अब देखिए जो दो ये हैं, एक ये और एक ये, चलिए इसको मैं नाम देता हूं E और इसको नाम देता हूं F, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा जो बात मैं कह रहा हूं इस चीज को। ट्रायंगल का भी एरिया बताया था थोड़ी देर पहले, हाइट इंटू 1/2 हाइट इंटू बेस। अब जरा अगर मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना हो और इसके टर्म में निकालना, यानी BE को एल्टीट्यूड मानते हुए, इसको ऊंचाई मानते हुए और इसको बेस मानते हुए निकालना हो, तो 1/AC इंटू क्या हो जाएगा? B, 1/AC इंटू क्या हो जाएगा? BE हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको बेस मान के एरिया निकालूं, सॉरी इसको AB को बेस मान के एरिया निकालूं और CF को एल्टीट्यूड मान लूं, तो ये क्या होगा? हाफ AB इंटू, यानी बेस इंटू हाइट CF AB, ठीक है, हाफ AB इंटू CF, ये हो जाएगा। अच्छा, चूंकि एक ही ट्रायंगल के दो एरिया तो हो नहीं सकते, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हाफ से हाफ कैंसिल, और अभी क्लियर है ना कि ये आइसोसेलेस है, यानी AB बराबर AC है, ये इसके बराबर है, यानी AB और AC तो बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिला? BE बराबर CF। क्या कंक्लूजन है भाई? कई बार SSC ने पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल भी पूछा, वन लाइनर भी पूछा हुआ है। क्या पहली बात तो हमने ये सीखा कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अनइक्वल साइड पे डाला गया एल्टीट्यूड, खींचा गया लंब, उस पर क्या होता है? मीडियन होता है, यानी मध्य बिंदु पे आता है, ठीक है। और असमान भुजाओं पर डाले गए लंब आपस में बराबर होते हैं। असमान भुजाओं पे डाले गए लंब आपस में क्या होते हैं? बराबर, यानी ठीक है, एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन अ अनइक्वल साइड्स आर इक्वल विथ ईच अदर, ठीक है। एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन अ अनइक्वल साइड्स, यानी अनइक्वल साइड्स पे अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं तो बोथ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल विथ ईच अदर, ठीक है। इंग्लिश वाली लिख लिया ना कि एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन अ अनइक्वल साइड्स आर इक्वल विथ ईच अदर। तो ये दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई कि इस अगर अनइक्वल साइड पे हम कर रहे हैं तो क्या होगा? वो मीडियन होगा, और इक्वल साइड्स पे कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो आपस में इक्वल होगा। दिमाग में रहेगी बात, ठीक है? बनेगा ना? गुड। सब नोट करते चलो और अपने को समझाते चलो, ये नहीं कि बस देखा और हो गया, ठीक है। वैसे भी आप लोग लॉकडाउन में पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। वो तो मैं देखता ही हूँ कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, ठीक। कमेंट बॉक्स में टीचर वाओ सर, ये सर, वो सर, बेहतरीन सर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे आपका अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए, है ना। आप मुझे रिजल्ट ला के दिखाओगे सर मैं कुछ बन गया हूँ, ये सर मैं बन गया, सर मैं वो बन गया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अप्रिसिएशन है। लोग मुझे इस बात से जानेंगे कि रवि सर का स्टूडेंट आज ये है वो है, ठीक है। वो इससे नहीं मेरे फर्क पड़ेगा कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट दे रखा है। तो पढ़िए, क्योंकि अभी आप पढ़ नहीं रहे हो। मुझे देख के समझ में आता है ना कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने टाइम तक देख रहे हैं, है कि नहीं। 40 से 45 मिनट की वीडियो को कैसे 2 और ढाई मिनट ही लोग देख रहे हैं, तो
ठीक, वो आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि मेरा काम, मैं तो पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा, पूरी मैथ्स, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, पूरी मैथ्स क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। मैं अपना काम जो है वो बहुत ईमानदारी से पूरा करूंगा। पढ़िए ना पढ़िए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे तो आप अपने लिए पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कल आपको भी 600-700 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। फ्यूचर कौन देख रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास फ्यूचर में पैसे होने चाहिए, और पैसे तो तभी होगा, ठीक है, जब आपके पास जॉब होगी। चलिए आगे जब हम बात कर रहे थे, तीसरे पे हम आते हैं। तीसरा हमारा जो है हिसाब किताब है वो क्या है, ठीक है, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। इसमें बस छोटी सी बात ये नोट कर लीजिए कि द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ठीक है, इसको बस इतना ही दिमाग में रखिएगा कि सभी लंब रेखाएं आपस में बराबर होती हैं और वही माध्यिकाएं भी होती हैं, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग नहीं समझा, मैं बोल दे रहा हूं, सभी लंब रेखाएं, लिख लीजिए, सभी लंब रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी लंब रेखाएं आपस में बराबर होती हैं और वही माध्यिकाएं भी होती हैं। वही क्या होती हैं, माध्यिकाएं भी होती हैं, दिमाग में रहेगी बात, ठीक है। मतलब जो एल्टीट्यूड्स है वही मीडियन भी है। मैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक अलग टॉपिक ही बनाने वाला हूं, जब सेंटर पढ़ा दूंगा तो पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, सेंटर्स पढ़ाने के बाद, तो वहां बताऊंगा कि सभी लंब रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और वही क्या होती है, माध्यिकाएं होती हैं। इसको दिमाग में रखिएगा, नोट रखिएगा, ठीक है। आज का आखिरी बात जो बताने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में कैसा होता है एल्टीट्यूड, समकोण त्रिभुज में एल्टीट्यूड कैसा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम में, तो समकोण त्रिभुज में कैसा होता है एल्टीट्यूड, समझिएगा। पहली बात तो ये कि किसी समकोण त्रिभुज में एक ही एल्टीट्यूड ड्रॉन हो सकता है। मैंने कहा ना किसी त्रिभुज में कितने एल्टीट्यूड होते हैं, 3, लेकिन इसमें केवल एक। इसका मतलब नहीं कि 3 होते नहीं है, 3 इसमें भी होते हैं, लेकिन ड्रॉ केवल एक ही कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि देखिए एल्टीट्यूड होता है क्या, सीधी लाइन। तो आपका जो ये लंब है ये तो सीधी लाइन है ना, ये जो आपका बेस है ये तो सीधी लाइन, इसको पलट दो तो ये तो लंब हो जाएगा। मैंने तो कहा था कि लंब और बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन नहीं होते, ट्रिगो में जाके डिफाइन होते हैं। थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं होते। तो ये ऐसे है, तो ये भी तो सीधा है, ये भी तो सीधा है, ये दोनों ही क्या है, एल्टीट्यूड है, ये दोनों ही एल्टीट्यूड की तरह बिहेव करते हैं। तो केवल एक एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर पाते हो और वो ये वाला, ठीक है। तो जब आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ऑर्थो सेंटर जो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है ना, वो कहां पर आता है, वर्टेक्स पे होता है। जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ऑर्थो सेंटर होता है क्या, जिसको आप लंब केंद्र कहते हैं, तो वो कहां पे होता है, इस जगह पे होता है। वो फिलहाल आगे की चीज है, लेकिन यहां पे आप देखिए कि ये एक एल्टीट्यूड आपका ये है, एक एल्टीट्यूड ये है। जो एक मात्र एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर पाते हो इसमें वो ये है, ठीक है। होते 3 है लेकिन आप जो ड्रॉ कर पाते हो एक केवल उसके हाइपोटेनस पे कर पाते हो, ये जिसको मैं नाम दे देता हूं BD, एकमात्र ये आप कर पाते हो BD। अब इसी की प्रॉपर्टी को समझना है हमें कि BD की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात, अच्छा अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो हाफ AB इंटू BC, ये क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस साइड ले लेता हूं ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे, हाफ AB इंटू BC, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा अगर मुझे इसकी तरह निकालना हो, इसको मैं अगर आधार मान लूं और इसकी तो ऊंचाई है ही है, तो अगर इस टर्म में निकालूं तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ AC इंटू BD, हाफ AC इंटू क्या हो जाएगा BD। अब चूंकि दोनों एक ही राइट एंगल ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के क्षेत्रफल को बता रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए BD बराबर क्या निकल के आ रहा है, BD बराबर हो गया AB इंटू BC बाई AC। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको नोट कर लो। BD यानी ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे कर्ण, आधार गुणे ऊंचाई बटे
कर्ण, यानी ये बराबर क्या हो गया, ये आपका हो गया आधार गुणे ऊंचाई बटे में कर्ण, यानी बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेनस कौन होता है, एल्टीट्यूड। कौन सा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन अ हाइपोटेनस, कर्ण पर बना हुआ लंब, कर्ण पर बना हुआ लंब। कौन किस पर बना हुआ, ये बीडी क्या है, ये बीडी है हाइपोटेनस पे, किस पे है, हाइपोटेनस। दो चीज याद रखिएगा, एक तो आप ये कि ठीक है एल्टीट्यूड एट हाइपोटेनस दिख रहा है वहां से, एल्टीट्यूड एट हाइपोटेनस यानी कर्ण पर बना लंब। एक बात ऐसे याद रखिएगा। दूसरा, आपको पता है ना कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड। पाइथागोरस ने बताया था ना ये सब, तो आपको कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में कह देगा सबसे बड़ी भुजा पर डाला गया लंब। इस पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ये तीनों साइड दे देता है एग्जाम में, प्रॉब्लम दिखाऊंगा आपको, कह देगा कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये हैं, उस पर बताइए, ठीक है। ऐसे आपको प्रॉब्लम कह देगा किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं, किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, तो उस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। अभी मैं प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूं, तो फिलहाल ये सबसे बड़ी भुजा पर डाला गया लंब है या कर्ण पर डाला गया लंब, ये नोट कर लिया सबने, दिमाग में रहेगी सबके बात ये, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लेंथ वीडियो की बड़ी हो रही है, लेकिन कोई नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए यार, ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है। ये सब नोट कर लिया था ना, नोट करना, नोट नहीं किया तो पीछे जाके वीडियो में फिर से नोट देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब जैसे प्रॉब्लम आपसे क्या कह देगा, प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में कह देगा, क्वेश्चन कह देगा किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, तो सबसे बड़े भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि इफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3, 4 एंड 5, साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3, 4 एंड 5, then find the area, find the length of a altitude drawn on a, ठीक है, biggest side, drawn on a biggest side। अब हाइपोटेनस वर्ड यूज नहीं किया उसने, उन्होंने बोल दिया कि सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है। और अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम की आपसे कह दिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ बिगेस्ट साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन अ बिगेस्ट साइड इफ ऑल 3 साइड्स आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर, तो भैया आप याद रखिएगा, तभी आप बना पाओगे जब आपको पता हो कि बी डी, हमें बताया था ना कि वो आपका क्या होता है, दैट इज, ठीक है, ए बी, ये दोनों साइड, यानी दोनों 3 और 4 बटे में क्या हो जाएगा 5, 3 × 4/5, यानी ठीक है, दोनों साइड छोटे साइड्स होते हैं वही तो लंब और आधार होते हैं, यही होते हैं आपके परपेंडिकुलर और बेस, तो 3 और 4 परपेंडिकुलर और बेस हो गए आपके, डिवाइड बाई हाइपोटेनस। बस यही याद रखिएगा, परपेंडिकुलर इनटू बेस बाई हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला अगर याद है तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप बना लोगे, नहीं याद है तो फिर नहीं बनेगा। और एक चीज यहां और बता दूं आपको, इस प्रॉब्लम में एक छोटी सी बात और दिमाग में रखिए, जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि किसी समकोण त्रिभुज, जो मैंने वर्ड यूज किया ना समकोण त्रिभुज, वो समकोण त्रिभुज हटा देगा, कह देगा किसी, एक्चुअली एग्जाम में प्रॉब्लम ही यही था, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो उसके सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। किसी त्रिभुज, अब आप कहोगे सर आपने तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया, मैं बताया था ये, और ये तो केवल त्रिभुज वर्ड यूज कर दिया। तो आपको याद है जब मैं पाइथागोरस थ्योरम बता रहा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स पढ़ाऊंगा। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ट्रिपलेट्स कहते हैं, जहां पर एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अनदर साइड। तो जो वहां पे मैंने आपको बताया था यही ट्रिपलेट्स है, 3, 4, 5 क्या है, ट्रिपलेट्स है, 3, 4, 5 क्या है, ट्रिपलेट्स है। तो आपको ऐसे ट्रिपलेट्स वर्ड दे देगा, यहाँ पे केवल वर्ड यूज करेगा किसी त्रिभुज की भुजाएं, लेकिन यहाँ जाते जाते आपको दिख जाना चाहिए कि वो त्रिभुज कैसा है। अगर ट्रिपलेट्स है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये आपके स्मार्टनेस पे छोड़ेगा वो कि वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जो साइड यहाँ पे दिया 3, 4, 5 दिया है, 5, 12, 13 दिया है, 6, 8, 10 दिया, बहुत तरह के दे देगा। अभी मैं ट्रिपलेट्स पूरा आपको लिखवाने वाला हूँ, ठीक
ठीक है। तो अगर इसमें से कुछ भी दिया हुआ है तो किसकी साइड से है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो वहां पे सबसे बड़ी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे, बी डी इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बेस बाई हाइट। होगा भाई, बनेगा, गुड। आगे चलें। देखिए मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं आपको सब चीजें ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे। अगला थ्योरम जो है, अगले जो थ्योरम पे मैं बात कर रहा हूं वो थ्योरम क्या है, लास्ट राइट एंगल ट्रायंगल में ही है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था बी ए बी सी और ये क्या था डी, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया डी। तो एक थ्योरम और होता है जो कहता है बी डी बराबर अंडर रूट ए डी इंटू डी सी। बी डी यानी वो एल्टीट्यूड है, हाइपोटेनस पे जो एल्टीट्यूड है वो उसके दोनों भागों के मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट होता है, प्रोडक्ट, ठीक है, उसके जो प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, होता है जो दोनों पार्ट्स हैं इसके ए डी और डी सी, इसके मल्टीप्लिकेशन का वो क्या होता है, अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ ए डी इंटू डी सी। बी डी बराबर एक दूसरा ये बनता है। मैं इसको भी प्रूफ कर सकता हूं, मैं इसे भी प्रूफ कर सकता हूं। पहले मैं इसको लूंगा 90 डिग्री पे, मैं इसे 90 डिग्री पे लेके प्रूफ कर सकता हूं। जल्दी से आप देखिए, कोई नहीं, ए बी स्क्वायर बराबर होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और अगर मैं इसको 90, ये भी 90 है तो ये होगा आपका बी सी स्क्वायर बराबर होगा बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 बी डी स्क्वायर। देखिए बी डी दो बार आया, 2 बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, दिख रहा है, ए डी स्क्वायर प्लस क्या डी सी स्क्वायर, थोड़ा सा आगे पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। आपको बहुत मतलब नहीं है इसके प्रूफ से, आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है, लेकिन फिर भी दिखा दे रहा हूँ आपको। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, इसके स्क्वायर बराबर, तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा 2 बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर को अगर मैं तोड़ दूं और ए सी स्क्वायर को मैं लिख दूं ए डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर, ए डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर अगर मैं लिख दूं तो कोई किसी को तकलीफ है, ये बराबर आपका 2 बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है, ठीक है। तो थोड़ा सा उधर दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, अभी आपको दिख रहा होगा उस साइड, सही है। तो 2 बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस क्या है, डी सी स्क्वायर है। अब इसको ठीक है, ये ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको आप ब्रेक करो तो क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 ए डी डी सी बराबर वही है भाई, बराबर आपका यही नीचे आ रहा है, मैं बराबर वाले को थोड़ा ऐसे नीचे लिख रहा हूँ, बराबर आ रहा है आपका 2 बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखिए इधर भी ए डी स्क्वायर है, इधर भी ए डी स्क्वायर, इधर भी डी सी स्क्वायर, डी सी कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ बचा 2 ए डी डी सी, ए डी डी सी बराबर 2 बी डी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बी डी स्क्वायर बराबर बचा ए डी डी सी, तो बी डी बराबर क्या बचेगा, यही ना। कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसा नहीं, मैं बस आपको बता रहा था कि कैसे ये बनता है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि इस थ्योरम को प्रूफ किया, लेकिन आपको इसमें बहुत नहीं पढ़ना है, आपको बस ये याद रखना है कि बी डी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस पे जो आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे होते हो, आप कर्ण पे जो लंब बना रहे होते हो, वो इसके कर्ण के दोनों भागों का प्रोडक्ट करो और उसको अंडर रूट में ले जाओ, उसके इक्वल होता है, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रॉब्लम बनती है। तो ये बात थी एल्टीट्यूड की, जितने एल्टीट्यूड में जितने थ्योरम्स बनते हैं, जो बनते हैं सब मैंने बता दिया। एल्टीट्यूड का यूज अभी आर्थो सेंटर में दिखाऊंगा, वहां भी बहुत कुछ यूज है, लेकिन ये चीजें क्लियर है, ये आपका क्या है क्लियर। तो इसे आप क्या कीजिए, समझ लीजिए पूरा एल्टीट्यूड। न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछिए कि सर बताइए यहाँ पे क्या था, मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम, वन लाइनर प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, और पूरा डिटेल में मैंने आपको क्या कर दिया, इसको समझा दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, इसका नोट कर लिया इसे, ठीक है। नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे आपका एल्टीट्यूड कंप्लीट होता है। मैं जाते जाते आपको एक प्रॉब्लम देके जाऊंगा। ये प्रॉब्लम मैं एल्टीट्यूड से नहीं दे रहा हूं, मैं प्रॉब्लम आपको इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने मीडियन बनाया था, मीडियन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। जो मीडियन नहीं पढ़े पहले मीडियन को पढ़ेंगे अच्छे से जो मैंने पढ़ाया हो, उसके बाद जो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम में आपको हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि आज एक प्रॉब्लम बताया इससे कुछ मिलता जुलता प्रॉब्लम है। ये कह दें, यदि किसी त्रिभुज की, नोट कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8,
6, 8 और 10 सेंटीमीटर हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर हैं तो सबसे बड़े भुजा की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर तो सबसे बड़ी भुजा के माध्यिका की सबसे बड़े भुजा के माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लें और सब कमेंट बॉक्स में सब मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है if the three sides of a triangle is 6, 8 and 10 centimeter, if three sides of a triangle is a 6, 8 and 10 centimeter, then find the value, ठीक है लिख लिया वहां तक, then find the value of a median drawn at a biggest side, find the value of a median drawn at a biggest side, लिख लिया इंग्लिश वाले, find the value of a median drawn at a biggest side। हिंदी इंग्लिश सबने लिख लिया ना, कोई डाउट? सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके इसका आंसर मुझे आप क्या करेंगे, बता देंगे। क्लियर है? ठीक, ओके।